आपने अपने टमाटरों और मिर्चों को उगाने में अपना पूरा दिल लगा दिया, पूरी गर्मी उनकी खूब देखभाल की, और अब अगस्त के महीने में जब आपकी रसीली फसल तैयार होने वाली है, आपको यह दिखता है, फल के सिरे पर एक काला धंसा हुआ बदसूरत धब्बा। पहचान गए ना? ये ब्लॉसम एंड रॉट है। और आज हम जानेंगे कि अपनी फसल को कैसे बचाया जाए। मैं आपसे वादा करता हूं, आप जानेंगे कि असल में यह कोई बीमारी नहीं है और इसके लिए कीट जिम्मेदार नहीं है। यह सच्चाई तो अनुभवी बागवानों को भी हैरान कर देगी। आइए सीधे बात करते हैं। ब्लॉसम एंड रॉट कोई फंगस नहीं है और न ही कोई ऐसा संक्रमण जिसे आप औजारों से फैला सकते हैं। यह एक शारीरिक विकार है। सीधे शब्दों में कहें तो यह संक्रामक नहीं है। ये पौधे के पोषण में एक आंतरिक गड़बड़ी है। ठीक वैसे ही जैसे किसी इंसान के शरीर में अचानक कोई महत्वपूर्ण विटामिन हजम होना बंद हो जाए। और हमारा काम ये समझना है कि ये गड़बड़ी क्यों हुई और इसे जल्दी से ठीक करना है। तो आइए इस बिगड़े हुए फल को देखें। एकदम सिरे पर एक काला सूखा धंसा हुआ धब्बा देखकर मन बैठ जाता है ना? ऐसा लगता है जैसे सारी मेहनत बर्बाद हो गई। पहला ख्याल यही आता है कि कोई दवा लें और सब जगह छिड़क दें। लेकिन रुकिए, जरा थमिए। यह सबसे बड़ी गलती है जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, टमाटर या मिर्च के निचले हिस्से पर दिखने वाला यह भयानक धब्बा तो बस हिमखंड का ऊपरी हिस्सा है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो पड़ोसी पौधे से रेंग कर आई हो। यह तो खुद पौधे की मदद की पुकार है। सोचिए, ये आपकी गाड़ी के डैशबोर्ड पर जलती लाल बत्ती की तरह है। आप सिर्फ उस बत्ती को पेंट करके बंद तो नहीं कर देंगे, है ना? आप जरूर उस वजह को तलाशेंगे कि वह क्यों जली है। ठीक यही बात यहां भी लागू होती है। ये धब्बा तो एक गहरी अंदरूनी समस्या का सिर्फ बाहरी संकेत है। आपकी फसल का असली दुश्मन उन जगहों पर छिपा है जहां आपकी नजर नहीं जाती। वह जड़ों में हो सकता है, तनों में हो सकता है, या पूरे पौधे के पोषण संतुलन में गड़बड़ी हो सकती है। और जब तक हम ये नहीं समझ जाते कि अंदर क्या गड़बड़ है, हम बस बेकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे, कीमती समय गंवाते रहेंगे, और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि एक के बाद एक फल खोते रहेंगे। इस सीधी सी बात को समझ लेना ही आधी लड़ाई जीतना है। और यही हम उस पहली गलती पर आते हैं जो 10 में से 9 माली करते हैं। सडन देखते ही हमें लगता है, अरे ये तो फंगस है, फाइटोफथोरा। और हम क्या करते हैं? बिल्कुल सही, तुरंत स्प्रेयर लेकर उसमें फफूंदनाशक भर लेते हैं। कॉपर सल्फेट, बोर्डो मिश्रण और तरह तरह के केजोल तथा ईऑक्सिल वाले रसायन इस्तेमाल किए जाते हैं। हम बड़े लगन से अपनी झाड़ियों, पत्तों और फलों पर इसका छिड़काव करते हैं, इस गलत फहमी में कि हम बीमारी को खत्म कर रहे हैं। लेकिन अब कड़वा सच सुनिए, ये सब कुछ बिल्कुल बेकार है। आप अपनी ताकत, समय और पैसा बस बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि फलों के सिरे की सड़न ब्लॉसम एंड रोट का फंगस या बैक्टीरिया से कोई लेना देना नहीं है। इसे रसायन से खत्म नहीं किया जा सकता। ये तो ऐसा है जैसे हड्डी टूटने का इलाज एस्पिरिन से करने की कोशिश करना। नतीजा कुछ भी नहीं मिलेगा। जब आप झाड़ियों पर छिड़काव करके एक ऐसे दुश्मन से लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं जो है ही नहीं, असली समस्या बढ़ती ही रहती है। पौधा लगातार परेशान रहता है और नए टमाटर और मिर्च एक के बाद एक उन्हीं भद्दे धब्बों से भर जाते हैं। आप बस रेत में पानी डाल रहे हैं। तो फसल बचाने का पहला नियम यह है, फफूंदनाशकों को एक तरफ रख दें। वे यहां हमारे किसी काम के नहीं है। असल में यह पौधे की तरफ से एक बहुत ही खास मदद की पुकार है। और यह पुकार है एक ही मगर बेहद जरूरी तत्व की कमी की। कल्पना कीजिए कि एक बड़ा घर बन रहा है, ईंटें हैं, मजदूर अपनी जगह पर हैं, सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। लेकिन अचानक सबसे ऊपर वाली मंजिल पर सबसे दूर वाले कमरे में सीमेंट खत्म हो जाता है। ऐसे में क्या होगा? दीवार अपना आकार नहीं रख पाएगी, वे बस ढह जाएगी। ठीक यही आपके टमाटर के साथ भी होता है। फल एक बन रहा घर है, और वह सीमेंट जो इसकी कोशिकाओं को आपस में जोड़ता है वह कैल्शियम है। जी हाँ, सारी बात कैल्शियम की ही है। यह कोशिका भित्ति की मजबूती और लचीलेपन के लिए जिम्मेदार होता है।
जब कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में होता है तो फल एक समान, ठोस और स्वस्थ बढ़ता है। लेकिन जैसे ही इसकी कमी होती है, सबसे दूर की कोशिकाएं सबसे पहले प्रभावित होने लगती है। और वे कहाँ होती हैं? बिल्कुल सही, फल के बिल्कुल ऊपरी सिरे पर, जहां पहले फूल था। उनकी दीवारें कमजोर हो जाती हैं, वे टूट जाती हैं और ऊतक मर जाते हैं। बस यही काला धब्बा है। ये कोई फंगस नहीं है जिसने आपके टमाटर को खा लिया। यह तो बस निर्माण सामग्री की कमी के कारण अंदर से बिखर गया है। और यहां आता है वह मुख्य विरोधाभास जो कई बागवानों को हैरान कर देता है। ज्यादातर संभावना यही है कि आपकी मिट्टी में कैल्शियम मौजूद है। आपने जरूर डोलोमाइट पाउडर, चूना या कुचले हुए अंडे के छिलके डाले होंगे। और आप सही भी हैं। 99% मामलों में मिट्टी में कैल्शियम की कमी नहीं होती। तो फिर आखिर समस्या कहाँ है? कल्पना कीजिए एक विशाल गोदाम की, जो उत्पादों से लबालब भरा हुआ है, लेकिन शहर में भुखमरी है। क्यों? क्योंकि सारी सड़कें बह गई हैं और एक भी ट्रक गोदाम से दुकानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक ऐसा ही आपके टमाटर के पौधे के साथ होता है। मिट्टी कैल्शियम से भरा हुआ वह गोदाम है और उसकी जड़ें व तने ही वह परिवहन प्रणाली है। वे ही ट्रक हैं। और अगर यह प्रणाली काम करना बंद कर दे तो पौधा भूखा रहेगा, भले ही वह पोषक तत्वों के समुद्र में तैर रहा हो। समस्या यह नहीं है कि कैल्शियम की कमी है। समस्या यह है कि पौधा किसी कारण से उसे ग्रहण नहीं कर पा रहा है और जहां जरूरत है वहां पहुंचा नहीं पा रहा है, यानी उसके बढ़ते हुए फलों तक। हमारा ट्रक खराब हो गया है और हमारा मुख्य काम गोदाम को और अधिक उत्पादों से भरना नहीं है, बल्कि उस रास्ते और परिवहन प्रणाली को ठीक करना है। ये समझना कि आखिर कौन सी चीज कैल्शियम को पौधे के भीतर घूमने और पहुंचने से रोक रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण है अनियमित पानी देना। ये वही उतार चढ़ाव है जिनसे हमारे पौधे सबसे ज्यादा घबराते हैं। पहले हम पानी देना भूल जाते हैं, सप्ताहांत पर कहीं चले जाते हैं, या बस बहुत तेज गर्मी पड़ जाती है। मिट्टी सूखकर पत्थर जैसी कठोर हो जाती है। ऐसी मिट्टी में जड़ें शारीरिक रूप से पानी सोख नहीं पाती। अब याद कीजिए, कैल्शियम पौधे में केवल पानी के साथ ही घूमता है, क्योंकि यह पानी में ही घुलता है। पानी का स्थिर प्रवाह न होने पर कैल्शियम का प्रवाह भी रुक जाता है। फिर हम लौटकर मुरझाए हुए पत्ते और सूखी मिट्टी देखते हैं। हम क्या करते हैं? हम तुरंत पानी देने वाली केतली या पाइप उठाते हैं और क्यारी को जी भरकर पानी देते हैं, यह सोचकर कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इसी पल जड़ों की हालत और भी खराब हो जाती है। अभी अभी सूखे से उनका दम घुट रहा था और अब अत्यधिक गीली मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी से उनका दम घुटने लगता है। पौधा गहरे तनाव में आ जाता है। उसका संवहनी तंत्र, यानी पौधों के भीतर का परिवहन, ऐसे भारी उतार चढ़ावों से बिल्कुल भी निपट नहीं पाता। यह सूखा बाढ़ का चक्र ही शीर्ष गलन, ब्लॉसम एंड रॉट का सबसे निश्चित और छोटा रास्ता है। पौधे की जान उसकी जड़ों में होती है। ये जड़ें ही पूरे पौधे तक पानी और जरूरी पोषक तत्व पहुंचाती है। लेकिन जब पौधा किसी तनाव में होता है तो जड़ें ठीक से काम नहीं कर पाती। जब मिट्टी सूखने लगती है तो पानी और पोषक तत्व सोखने वाली उसकी पतली और बारीक जड़ें मरना शुरू कर देती हैं। वे अपनी ऊर्जा बचाने के लिए निष्क्रिय हो जाती है, मानो गहरी नींद में चली गई हो। फिर जब हम अचानक ढेर सारा पानी डाल देते हैं तो ये निष्क्रिय या क्षतिग्रस्त जड़ें तुरंत जाग नहीं पाती और पूरी ताकत से काम शुरू नहीं कर पाती। उन्हें ठीक होने और नई जड़ें बनाने में समय लगता है, लेकिन फल तो लगातार बढ़ रहे होते हैं। उन्हें इसी समय ठीक अभी कैल्शियम की सख्त जरूरत होती है। ऐसे में एक ऐसी स्थिति बन जाती है जहां पंप तो खराब है, लेकिन पानी और पोषक तत्वों की जरूरत सबसे ज्यादा है। नतीजतन पानी और कैल्शियम पत्तियों तक तो पहुंच जाते हैं, जो खुद भी तेजी से पानी वाष्पीकृत कर रही होती है। लेकिन फल, जो इस पोषक तत्व वितरण श्रृंखला के आखिर में होते हैं, उन तक ये पहुंच ही नहीं पाते। पौधा मानो एक चुनाव करता है, अपनी पत्तियों को बचाना है या फलों को पोषण देना है। और दुख की बात यह है
कि यह चुनाव अक्सर हमारी आने वाली फसल के पक्ष में नहीं होता, लेकिन एक और ऐसा चुपचाप वार करने वाला दुश्मन भी है जिसे हम अक्सर देखते भी नहीं और कभी-कभी तो खुद अपने हाथों से उसे जन्म दे देते हैं। ये हैं पौधों की क्षतिग्रस्त जड़ें। याद है, हमें अपनी क्यारियों को कितना साफ सुथरा रखना पसंद है। खरपतवार निकालते हैं, कुदाल से मिट्टी की गुड़ाई करते हैं ताकि पपड़ी न जमे और मिट्टी सांस ले सके। अब अगस्त में जब टमाटर और मिर्च की जड़ें बहुत दूर तक फैल चुकी होती हैं, ऐसी लगातार गुड़ाई बहुत हानिकारक साबित हो सकती है। टमाटर की जड़ें मिट्टी की ऊपरी परत में हमारी सोच से कहीं ज्यादा दूर तक फैलती है और तने से 30-40 सेंटीमीटर के दायरे में कुदाल का हर एक वार असल में बिना एनेस्थीसिया के की गई एक सर्जरी जैसा है। हम उन बारीक पोषक तत्व सोखने वाली जड़ों को काट देते हैं जो पौधे के पोषण के लिए जिम्मेदार होती है। पौधा अपनी पोषण प्रणाली का एक बड़ा हिस्सा खो देता है और एकदम सही सिंचाई करने पर भी वह मिट्टी से पर्याप्त मात्रा में पानी और कैल्शियम नहीं ले पाएगा। इसलिए याद रखें, अगस्त में पौधों के पास कुदाल चलाते समय बेहद सावधान रहना चाहिए। लगातार गुड़ाई करने के बजाय मिट्टी को मल्च करना ज्यादा बेहतर है। मिट्टी की रासायनिक संरचना में भी एक और छिपा हुआ कारण हो सकता है। हम बात कर रहे हैं उसकी अम्लता यानी पीएच स्तर की। कैल्शियम थोड़ा संवेदनशील तत्व है। पौधे इसे केवल तटस्थ या हल्की क्षारीय मिट्टी में ही ठीक से ग्रहण कर पाते हैं। अगर आपकी मिट्टी बहुत ज्यादा अम्लीय है, जैसा कि अक्सर दलदली या दोमट मिट्टी में होता है, तो कैल्शियम का रासायनिक अवरोध हो जाता है। ऐसी मिट्टी में कैल्शियम अन्य तत्वों से जुड़कर पौधों के लिए अनुपलब्ध रूप में बदल जाता है। यह मौजूद तो होता है, लेकिन जड़ें उसे ग्रहण नहीं कर पाती। यही स्थिति बहुत अधिक क्षारीय या खारी, नमकीन मिट्टी में भी हो सकती है। वहां भी कैल्शियम अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए यदि सही पानी देने के बावजूद भी शीर्ष सडीडीएचएन, ब्लॉसम एंड रॉट आपके पौधों में साल दर साल लगातार बनी रहती है, तो मिट्टी की अम्लता की जांच करना समझदारी होगी। आप इसे बागवानी की दुकान से मिलने वाली साधारण टेस्ट स्ट्रिप्स की मदद से कर सकते हैं। हो सकता है आपकी क्यारियों को बस डोलोमाइट पाउडर या छूने की मदद से अम्लता दूर करने वाले उपचार की जरूरत हो। कभी कभी हम खुद ही अच्छे इरादों के साथ भी समस्या खड़ी कर देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे टमाटर बड़े और रसीले हों और उनके पौधे मजबूत व हरे भरे दिखे, और हम उन्हें खूब खाद देना शुरू कर देते हैं। खासकर हम उन पर गोबर की खाद, मुर्गी की खाद, हरी खाद का घोल या अमोनियम नाइट्रेट खूब डालते हैं। और ये सब नाइट्रोजन के स्रोत हैं। निस्संदेह नाइट्रोजन महत्वपूर्ण है। ये पत्तियों और तन्नों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन अगस्त में इसकी अधिकता हमारे लिए एक बड़ी समस्या बन जाती है। सबसे पहले पौधा मोटा होने लगता है, यानी फल देने के बजाय पत्तियों का भारी ढेर बनाने लगता है। उसकी सारी ऊर्जा पत्तियों के विकास में ही लग जाती है। दूसरे, और यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, नाइट्रोजन के साथ साथ पोटेशियम और मैग्नीशियम की अधिकता कैल्शियम का सीधा विरोधी होती है। वे कैल्शियम के साथ पौधे की पोषण प्रणाली में अपनी जगह के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और इस होड़ में कैल्शियम पिछड़ जाता है। पौधा खुशी खुशी नाइट्रोजन सोख लेता है, लेकिन कैल्शियम के लिए उसके पास न तो ऊर्जा बचती है और न ही जगह। नतीजतन हमें एक शानदार हरा भरा पौधा मिलता है, लेकिन उस पर लगे फल सड़ रहे होते हैं। मौसम भी कभी कभी धोखा दे सकता है और आपकी सारी मेहनत के बावजूद ब्लॉसम एंड रॉट का कारण बन सकता है। जरा सोचिए, अगस्त का तपता हुआ दिन है, सूरज आग बरसा रहा है और सूखी हवा चल रही है। ऐसे मौसम में पौधा क्या करता है? वह खुद को ठंडा रखने के लिए पत्तियों के जरिए तेजी से नमी छोड़ता है। इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं और यह एक बहुत ही तेज प्रक्रिया है। पत्तियों की सतह से भारी मात्रा में पानी निकल जाता है। जड़ें इस कमी को पूरा करने के लिए पूरी ताकत से काम करती है। पानी का पूरा बहाव और उसके साथ घुला हुआ कैल्शियम भी तेजी से पत्तियों की ओर बढ़ता है।
फलों तक, जो पत्तियों के मुकाबले बहुत कम नमी छोड़ते हैं, यह बहाव पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता। नतीजा ये होता है कि पत्तियां जैसे फलों से सारा पानी और पोषण छीन लेती हैं, और यहीं पर नम मिट्टी होने के बावजूद भी अत्यधिक गर्मी और कम नमी वाले माहौल में पौधा, खासकर फलों में, कैल्शियम की कमी महसूस करने लगता है। ग्रीन हाउस में इसके बिल्कुल उलट कुछ और ही हो सकता है। देखने में तो ऐसा लगता है कि ना ज्यादा गर्मी है, ना ज्यादा उमस है, और पानी भी नियमित रूप से दिया जा रहा है, यानी सब कुछ एकदम सही है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। याद करें कि कैल्शियम पौधे के भीतर पानी के साथ ही आगे बढ़ता है, और पानी के इस बहाव को पत्तों से होने वाला वाष्पीकरण, या यूं कहें कि ट्रांसपिरेशन ही खींचता है। तो ऐसी बंद जहां हवा का ठीक से आवागमन न हो, उस ग्रीन हाउस में क्या होता है, खासकर रात में या जब मौसम बादल वाला हो? हवा में नमी लगभग 100% तक पहुंच जाती है। हवा पानी की भाप से भर जाती है, और पत्तों की सतह से होने वाला वाष्पीकरण लगभग रुक ही जाता है। इससे पौधे के अंदर पानी का बहाव धीमा पड़ जाता है, और कभी-कभी तो पूरी तरह से रुक ही जाता है। हमारा परिवहन तंत्र या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मानो थम सा जाता है, और फिर कैल्शियम, भले ही वह मिट्टी में और जड़ों में भरपूर मात्रा में मौजूद हो, बढ़ते हुए फलों तक नहीं पहुंच पाता। वह मानो बीच रास्ते में ही अटक जाता है। यही कारण है कि ग्रीन हाउस को नियमित रूप से हवा देना, पंखे या वेंटिलेशन से, सिर्फ फाइटोफ्थोरा जैसी बीमारियों से बचाव ही नहीं है, बल्कि आपके पौधों के सही पोषण के लिए यह एक बहुत ही जरूरी शर्त भी है। तो आप अपने बगीचे में गए और यह भयानक नजारा देखा। इस पल अभी तुरंत क्या करें? घबराने और पौधे को उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमें अपने टमाटरों के लिए तत्काल सहायता, एक तरह से जीवन रक्षक उपचार की आवश्यकता है, और ऐसा तरीका मौजूद है। यह एक ऐसी विधि है जो कैल्शियम को फलों तक बहुत तेजी से पहुंचाएगी, हमारी क्षतिग्रस्त जड़ प्रणाली को दरकिनार करते हुए। चूंकि हमारा मुख्य पंप यानी जड़ें ठीक से काम नहीं कर रहा, हम एक वैकल्पिक रास्ता अपनाएंगे। हम पौधे को पत्तियों के जरिए पोषण देंगे। इस विधि को फोलियर फीडिंग या पर्ण पोषण कहते हैं। पत्तियां पोषक तत्वों को सीधे अपनी सतह से सोख सकती हैं। यह जड़ों के माध्यम से पोषण देने की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से काम करता है, और आपको लगभग तुरंत असर दिखाई देगा। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी व्यक्ति को विटामिन की ड्रिप लगाई जाए जब उसका पेट उन्हें पचा नहीं पा रहा हो। हमारा काम है एक सही कॉकटेल तैयार करना, और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना। कैल्शियम नाइट्रेट के घोल का पत्तियों पर छिड़काव सबसे तेज और असरदार तरीका है। यह खाद पानी में आसानी से घुल जाती है, और इसमें मौजूद कैल्शियम पौधों को तुरंत मिल जाता है। इसका तरीका आसान है। लगभग 5-10 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट, जो 1 चम्मच भरकर होगा, को 10 लीटर पानी में घोल लें। अगर कैल्शियम नाइट्रेट उपलब्ध न हो, तो आप फार्मेसी में मिलने वाला कैल्शियम क्लोराइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एम्पूल में आता है। एक 10% घोल वाले एम्पूल को 3-5 लीटर पानी में घोलें। छिड़काव अच्छी तरह से करें, पत्तों को दोनों तरफ से भिगोने की कोशिश करें, और फलों पर भी जरूर स्प्रे करें, खासकर उन फलों पर जो अभी-अभी लगना शुरू हुए हैं। इस प्रक्रिया को शाम को सूरज ढलने के बाद या फिर बादल वाले दिन करना सबसे अच्छा होता है, ताकि घोल जल्दी सूख ना जाए और पत्तियां जले नहीं। इस छिड़काव को 5-7 दिनों के बाद दोहराया जा सकता है। यह एक आपातकालीन उपाय है, लेकिन हमें यह समझना होगा, पत्तियों पर स्प्रे करना वैसा ही है जैसे दांत दर्द में किसी को दर्द निवारक गोली देना। दर्द कुछ समय के लिए तो कम हो जाएगा, लेकिन सड़ा हुआ दांत अपनी जगह से नहीं हटेगा। हमारी यह पत्ती पोषक खुराक एक अस्थायी उपाय है, जो उन फलों को बचाने में मदद करेगी जो अभी पक रहे हैं। ये उन्हें तुरंत आवश्यक कैल्शियम की खुराक देगी। हालांकि समस्या का मूल कारण, यानी हमारा खराब परिवहन तंत्र, जिसका तस रहेगा। जड़ प्रणाली अभी भी तनाव में है, और सिंचाई ठीक से व्यवस्थित नहीं है। और जैसे ही हमारी गोली का असर खत्म होगा,
अगली छोटी उम्र वाली फलियों पर फिर से शिरागलन दिखाई देने लगेगी। इसलिए प्राथमिक उपचार देने के बाद हम आराम नहीं करते, बल्कि तुरंत मुख्य उपचार शुरू करते हैं। हमें पूरे तंत्र को ठीक करना होगा, जड़ों के सामान्य कामकाज को बहाल करना होगा और मिट्टी से पोषक तत्वों की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। वरना हम पाला पड़ने तक स्प्रेयर लेकर ऐसे ही दौड़ते रहेंगे। इसलिए सबसे जरूरी उपाय सही ढंग से पानी देना है। रोजाना बस थोड़ा सा पानी डालने से बचे। इस तरह से ऊपर ऊपर से पानी देना पौधों को नुकसान पहुंचाता है। यह मिट्टी की ऊपरी 5 सेंटीमीटर परत को ही गीला करता है, जिससे सतही जड़ें बढ़ने लगती है। ये जड़ें ही सबसे पहले सूख जाती हैं, जबकि गहरी और मुख्य जड़ें सूखी रह जाती हैं। अगस्त में सही सिंचाई कम बार लेकिन भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। आपका लक्ष्य है मिट्टी को कम से कम 20 से 30 सेंटीमीटर गहराई तक भिगोना, जहां जड़ों का मुख्य हिस्सा होता है। मौसम के हिसाब से हर 5 से 7 दिन में एक बार पानी दें, लेकिन हर पौधे में कम से कम 1 बाल्टी पानी जरूर डालें। ये काम सुबह या शाम को करना सबसे अच्छा है और पानी सीधे जड़ के पास डालें। पत्तियों और फलों को गीला न करें। इस तरह से पानी देने से जड़ों के आसपास की मिट्टी में स्थिर नमी बनी रहेगी। सूखे से अत्यधिक गीलेपन तक के अचानक बदलाव नहीं होंगे। जड़ें आरामदायक स्थिति में रहेंगी और लगातार पानी और कैल्शियम सोख सकेंगी। तो मिट्टी में नमी का स्तर बनाए रखने का आपका गुप्त हथियार क्या है? वो है मल्च। जी हाँ, सिर्फ कटी हुई घास, पुआल, सूखी घास या फिर बिना बीजों वाली सूखी खरपतवार। मल्च की 5-10 सेंटीमीटर मोटी परत सचमुच कमाल कर देती है। सबसे पहले ये एक कंबल की तरह काम करती है और मिट्टी को चिलचिलाती धूप से बचाती है। मल्च के नीचे की मिट्टी ज्यादा गर्म नहीं होती, जिससे जड़ों को एक आरामदायक तापमान मिलता है। दूसरा, यह मिट्टी की सतह से नमी को उड़ने से काफी हद तक रोकती है। इससे मिट्टी ज्यादा देर तक नम रहती है और आपको बार बार पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा, मल्च मिट्टी पर कठोर पपड़ी नहीं जमने देती, जिससे जमीन हमेशा भुरभुरी और हवादार बनी रहती है और जड़ों को सांस लेने में आसानी होती है। और आखिर में धीरे धीरे सड़कर मल्च मिट्टी को जैविक पदार्थों से समृद्ध करती है, जिससे वह और ज्यादा उपजाऊ बनती है। कुल मिलाकर मल्चिंग जड़ों को तनाव से बचाने और उन्हें सुचारू रूप से काम करने में मदद करने का सबसे आसान, सस्ता और अविश्वसनीय रूप से प्रभावी तरीका है। उन फलों का क्या करें जिन पर ब्लॉसम एंड रॉट, निचले सिरे की सड्डन, लग चुकी है या जिन पर पहले से ही काला धब्बा पड़ गया है? अफसोस, उन्हें अब बचाया नहीं जा सकता। वह धब्बा न तो गायब होगा और न ही ठीक होगा। उस हिस्से की कोशिकाएं, टिश्यू, पहले ही मर चुकी है। इसलिए बिना किसी संकोच के उन्हें पौधे से तोड़कर हटा दें। ऐसा सावधानी से करें ताकि टहनी को नुकसान न पहुंचे। ऐसा करना क्यों जरूरी है? सबसे पहली बात, ऐसा फल कभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं होगा। वे समय से पहले पक जाएगा, छोटा और सख्त ही रह जाएगा। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पौधा उस पर अपनी ऊर्जा और पोषक तत्व बर्बाद करता रहता है, उसे बचाने की कोशिश में। बीमार फल को हटाने से आप उन संसाधनों को स्वस्थ नई कलियों और फलों के विकास पर लगा देंगे। आप एक तरह से पौधे से कह रहे हैं, जिस फल का कोई भविष्य नहीं है, उस पर अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें, बल्कि अपने स्वस्थ फलों का पोषण करें। इससे पौधे को तेजी से ठीक होने में मदद मिलेगी और बचे हुए फलों से अच्छी फसल मिलेगी। और यही एक स्वाभाविक सवाल उठता है, क्या ऐसे टमाटर खाए जा सकते हैं? क्या ये खतरनाक नहीं है? क्योंकि देखने में तो ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मैं आपको तुरंत बता दूं, ये पूरी तरह से सुरक्षित है। आइए एक बार फिर याद कर लेते हैं। शिराग्र सडांध कोई संक्रमण या फंगस नहीं है। इस धब्बे में कोई भी हानिकारक सूक्ष्मजीव या जहरीले पदार्थ नहीं होते। यह सिर्फ कैल्शियम की कमी के कारण पौधे का मरा हुआ ऊतक होता है। इसलिए आपको बस एक चाकू लेना है और क्षतिग्रस्त, गहरे रंग वाले और सख्त हिस्से को सावधानी से काटकर हटा देना है। बाकी बचा हुआ टमाटर
या मिर्च का गूदा एकदम स्वस्थ, रसीला और खाने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। हाँ, हो सकता है कि ये डाली पर पके हुए पूरी तरह से स्वस्थ फल जितना मीठा न हो, लेकिन इसे जूस, लिचो, अजिका या टोमेटो पेस्ट जैसी चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल करना एकदम सही है। तो अपनी ऐसी फसल को बेकार समझकर फेंके नहीं, बस खराब हिस्से को हटाइए और बेझिझक इस्तेमाल करें जब आपातकालीन उपाय हो चुके हों और इस साल की फसल बचा ली गई हो। तो आइए भविष्य की ओर देखें ताकि यह समस्या आपको फिर कभी परेशान न करे। रोकथाम ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तैयारी समय से पहले शुरू कर दें। पतझड़ या शुरुआती वसंत में क्यारियां तैयार करते समय मिट्टी में अम्लीयता कम करने वाले पदार्थ जैसे डोलोमाइट पाउडर, चूना या लकड़ी की राख मिलाए। ये केवल खाद नहीं है, बल्कि आपकी मिट्टी की मौलिक संरचनात्मक सुधार है। आप ऐसा करके उस ताले को खोल रहे हैं जो जड़ों को कैल्शियम सोखने से रोक रहा था। गर्मियों के उत्तरार्ध में खाद देने का सुनहरा नियम भी याद रखें। कम नाइट्रोजन, ज्यादा पोटेशियम और फास्फोरस। नाइट्रोजन पत्तियों की वृद्धि को बढ़ावा देता है, जिससे फलों का पोषण कम हो जाता है। वहीं पोटेशियम पौधे का मुख्य वाहक है, जो हमारे बहुमूल्य कैल्शियम सहित सभी पोषक तत्वों को पूरे पौधे में पहुंचाने में मदद करता है। और अंत में सबसे समझदारी भरा कदम, प्रतिरोधी किस्में चुनें। कृषि वैज्ञानिक व्यर्थ में काम नहीं करते। आज कई संकर किस्में मौजूद हैं जो आनुवंशिक रूप से तनाव का बेहतर सामना करती है और कैल्शियम को अधिक प्रभावी ढंग से अवशोषित करती है। बीज खरीदते समय बस पैकेट पर शीरा सड़न प्रतिरोधी लिखा देखे। यह भविष्य की निराशाओं से बचने का आपका सबसे अच्छा बीमा है। अब हम सभी बातों को एक साथ जोड़ते हुए उस बड़े राज से पर्दा उठाएंगे जिसके बारे में शायद बहुत से लोग जानते भी नहीं। ये सारे छिड़काव, खाद डालना और मिट्टी की अम्लता, पीएच जांचना, ये सब अपनी जगह जरूरी है। लेकिन अगस्त में बागबानों द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी और आम गलती है समस्या को पानी से भर देने की कोशिश करना। सूखी मिट्टी और सड़ते फलों को देखकर हम तुरंत पानी की केन या पाइप उठा लेते हैं और हर रोज पानी देना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जड़ों की प्रणाली, रूट सिस्टम पर और ज्यादा तनाव ही डालता है। जड़ें कभी पानी में घुटती हैं तो कभी सूख जाती है और यह चक्र कैल्शियम को फलों तक पहुंचाने वाले तंत्र को पूरी तरह से बिगाड़ देता है। शीर्ष गलन, ब्लॉसम एंड रॉट से लड़ने में अहम मोड़ तब आता है जब आप ये समझते हैं कि समस्या मिट्टी में कैल्शियम की कमी नहीं है, बल्कि उस खराब लिफ्ट में है जिसे इस कैल्शियम को फलों तक पहुंचाना चाहिए। और यह लिफ्ट कुछ और नहीं, बल्कि एक स्थिर और सही ढंग से काम करने वाली जड़ों की प्रणाली है। इसीलिए मल्चिंग, मल्चिंग और कम बार पर गहराई से किया गया पानी देना किसी भी आपातकालीन छिड़काव से 100 गुना ज्यादा प्रभावी साबित होता है। आप सिर्फ लक्षण का इलाज नहीं कर रहे, बल्कि समस्या की जड़ को ठीक कर रहे हैं। तो आइए निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। शीर्ष गलन आपकी फसल के लिए कोई अंतिम निर्णय नहीं, बल्कि एक संकेत है। यह इस बात का संकेत है कि आपको तुरंत पानी देने के तरीके को सुधारना होगा, क्यारियों को मल्च करना होगा और खाद देने की योजना पर फिर से विचार करना होगा। घबराएं नहीं और रासायनिक उत्पादों का सहारा न लें, बस अपने पौधों को स्थिरता दें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है अब आपके टमाटर और मिर्च सुरक्षित रहेंगे। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें ताकि आप नए सुझावों को न चूकें। और अब आपके लिए एक सवाल, आप शीर्ष गलन, ब्लॉसम एंड रॉट से कैसे निपटते हैं? अपने आजमाए हुए तरीकों और उपयोगी सुझावों को कमेंट्स में साझा करें। आइए मिलकर ज्ञान का सबसे बड़ा खजाना इकट्ठा करें।